वेलकम टू ये सबको कैसे हैं। आज होप सब अच्छे होंगे। हमने क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा हमारे बीच कैसे आई, हिंदी शब्द कहाँ से आया, ये सब कुछ पढ़ा था। याद है आप सबको? भूले तो नहीं ना? हमारी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था? हिंदी शब्द कहाँ से आया, हिंदी भाषा का विस्तार संस्कृत भाषा से कैसे हुआ, आर्य प्राचीन काल, ये सब पढ़ा था हमने, है ना? तो अब आगे क्या पढ़ेंगे? अब आगे पढ़ेंगे हम हिंदी के जो देवनागरी लिपि पढ़ी थी ना, उसका देवनागरी लिपि का जो हमने लिपि के अक्षर और वर्ण, जो मतलब हिंदी भाषा को लिखने या बोलने के लिए जो सार्थक इकाई चाहिए, लिखित होती है ना, उसी को कहते हैं। ठीक है। ठीक, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मौखिक ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मौखिक ध्वनि, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है ना, उसे कहते हैं। वर्ण, जो हमें मतलब देवनागरी लिपि में वर्ण लिखित होती है ना, जो देवनागरी लिपि को मतलब रूप देने के लिए जो भी अक्षर वर्ण होते हैं, वो सबसे मुख्य की इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। और शब्द क्या है? शब्द है जो हमारी भाषा की छोटी इकाई है, जिसका स्पष्ट अर्थ निकले, मतलब सार्थक अर्थ। जैसे ये दे रखा है उसमें कि क्या दे रखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं, मतलब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, मतलब जिस वर्णों अक्षरों के मेल से शब्द का अर्थ निकले। जैसे ये वर्ड दे रखे हैं, कैमल, कमल दे रखे है ना, ये कमल दे रखा है। तो अलग अलग इसके मिलाने से, पूरा ये शब्द मिलाने से क्या बन गया? कमल। कमल का अर्थ होता है नहीं कमल का फूल, जिसका एक विशेष अर्थ निकल रहा है। हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, कुल हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। लेकिन इसमें से लिखित के आधार पर देखें तो 44 ही होती है। लिखित के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? 44। वो हम आगे देखेंगे। 52 तो जैसे कुछ होते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो उनको मिलाकर स्वर। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम स्वर, जो मतलब वर्णों का वर्ण है, उस वर्णमाला का विभाजन किया गया है स्वर और व्यंजन में। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। स्वर और व्यंजन। व्यंजन वो नहीं कि खाने वाला व्यंजन, जो हिंदी की वर्णमाला में व्यंजन, जिसके स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं जो मतलब जिन्हें बोलने या उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, मतलब स्वतंत्र होते हैं, वे अपने पैरों पर स्वयं खड़े होते हैं। क्या होते हैं? अपने पैरों पर स्वयं होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए व्यंजनों या दूसरे अदर वर्ण की सहायता लेनी लेनी पड़ती। और स्वर होते कितने हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? ए से री तक 11 बताई गई है। ठीक है, कितनी बताई गई है? 11। और व्यंजन, व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वरों की सहायता से हम इनका उच्चारण नहीं कर सकते, जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? व्यंजनों की, व्यंजनों को बोलते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता से बोलते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? व्यंजनों की संख्या है तो 33 है, जिसमें मूल व्यंजन सब कुछ मिला के है। व्यंजन कितने हैं? 33। और संख्या मतलब री का दैनिक उच्चारण में रह जैसा होने लगा है, इसलिए क्या हो गए? क। इसमें देखो व्यंजन किस प्रकार से, व्यंजन की क्या मिले इसमें देखो, क के साथ में ए का मेल हो रहा है, क धन ए। क के नीचे ये हलंत लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये क अधूरा है, ना कि पूरा। जिससे भी वर्ण या व्यंजन के साथ हम ये नीचे वाला हलंत लगा देते हैं ना, इसके इसके बाद ये पूरा ना होके अधूरा हो जाता है। इसके साथ में ए, ये स्वर जोड़ेंगे ना, तभी ये क पूरा बनेगा। समझ में आया? क्या समझ में आया कि इसके नीचे ये क के नीचे हलंत लगा है ना, तो ये क, क नहीं है, क है। एक बार बोल के देखो, क नहीं होके क, क। इसके क, ए साथ में, ए स्वर साथ में जोड़ेंगे ना, तब ये क पूरा बनेगा। ठीक है ना? अब देखो इसमें दे रखा है कि क हलंत है, ए स्वर का पूर्ण रूप व्यंजन बनाए। ठीक है ना? अब क्या है कि हम स्वरों को भी अलग अलग विभाजन के आधार पर भी बांटा गया है कि स्वरों का क्या क्या विभाजन होता है। अब ये देखते हैं कि स्वरों की भी ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जिसमें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो मूल स्वर, मतलब जिन्हें बोलने के लिए समय कम लगता है, और एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। क्या होते हैं? एक मात्रिक सन, एक मात्रिक स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4, जो मूल स्वर होते हैं, हिंदी में मूल स्वर माने गए हैं। ठीक है ना?
मूल स्वर कितने होते हैं? ए ई उ री। इन्हें मतलब ये अपने ही है, ना कि इनके साथ कोई मात्रा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है? स्वर से दुगुना समय लगता है। इसमें क्या है? आ ई दिम, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए ऐ, इन मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर ये ए आ है ना, ये ए के साथ मिलने से बना है। ये ए और ए मिलके बना है, तो इसमें समय कितना लगा? दो गुना, इसलिए इसे दीर्घ स्वर बोला गया है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। याद रखना, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। एक बार बोल के देखो, भूलोगे नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ए आ ई दीर्घ उ, ए ऐ ओ औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये क्या है? दीर्घ स्वर। क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर मतलब तिगुना समय। क्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? ओम। हिंदी में ओम को भी एक स्वर माना गया है। किसको? ओम। किसको माना गया है? ओ, इसको प्लुप्त स्वर माना गया है, जिसमें समय तिगुना लगता है। जैसे ओ, ऐसे बोला जाता है, इसलिए इसमें कितना समय लगता है? ज्यादा समय लगता है। इसको प्लुप्त स्वर मतलब लुपा प्लुप मतलब लुका हुआ, जो सामने ना, ये बीच वाला ओ, जिसकी मात्रा टाइम भी ज्यादा लगता है, और प्लुप्त बोला जाता है इसलिए। ठीक है ना? इसमें देखो, इस हिसाब से समझाया गया है कि ये देखो, इसमें इतना समय लगता है, द्विमात्रिक में दुगुना लगता है, त्रिमात्रिक में तिगुना लगता है। इस हिसाब से आप याद रख सकते हो। एक बार ये पीपीटी के हिसाब से आप बोर्ड पे देखो, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, उसके हिसाब से ही आपको मतलब याद रखने में सहायता होगी। ठीक है? अब क्या है कि जीवा के आधार पर भी स्वरों को अलग अलग बांटा गया है। हमारी जीभ है ना, जीभ, इसके आधार पर भी जीवा अलग अलग बांटा गया है। कि अगर पसच और मध्य स्वर मतलब हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद स्वरों को हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद व्यंजन, व्यंजन को भी कितने प्रकार से क्या क्या बांटे गए, इसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे। स्वर है, अब जीवा के किस भाग में सक्रियता होगी, उसके आधार पर जब भी हम बोलेंगे, तो हमारी जीभ कहाँ से टकरा रही है? अग्र भाग से, मध्यम भाग से, पसच भाग से। ये देखो, हमारी जीभ दी गई है। इस जीभ में क्या है कि ये एकदम बेक वाला हिस्सा है ना, इसको पश्च बोलते हैं, और मध्यम वाला का सेंटर वाला जो हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? मध्यम। और फ्रंट मतलब आगे, फ्रंट वाला हिस्सा को हम अग्रभाग बोलते हैं। अब जो भी स्वर बोलेंगे ना, जहां से भी हमारी जीवा जीवा टकराएगी, वही उसी से वही नाम होगा। अब देखो, अगर अगर स्वर कौन कौन से हैं? फ्रंट वाले। अगर मैं कोई जो बोलो ई ए और ए आई, जीवा का अगला हिस्सा है। अगले हिस्से से जब भी ए आई, ई ई और ए आई बोलते हैं, तो जीव का अगला हिस्सा सक्रिय होता है। मतलब जीव के अगले हिस्से में हलचल होती है। इसलिए इन्हें कौन सा अग्र स्वर कहा गया है? कौन कौन से को? 4 स्वर है। ए ई और ए आई को जीवा का अगला अग्र स्वर कहा गया है। ठीक है? अब मध्य में कौन सा आता है? मध्य में केवल ए। अपने जीव का मध्य स्वर आप ए को बोल के देखो, एकदम हमारी ध्वनि कहाँ से निकलेगी? बिल्कुल मध्य भाग से उत्पन्न होगी। ए ए, बस बिचला एक जीवा है, सिर्फ मध्य भाग से भी ध्वनि आएगी। अब पसच में कौन सा है? मतलब एकदम बेक वाले में, जहां हमारे तलवा तालवा होता है ना, तालवा, वहां से निकलेगी हमारी साउंड। वो कौन कौन से स्वर है? आ उ, दीर्घ उ, ओ औ, गले के एकदम पास से यहाँ साउंड निकलेगा। जीवा का पिछला हिस्सा सक्रिय होगा, मतलब जीवा का बेक वाला पसच भाग है ना, वो सक्रिय बोलेंगे तब जीवा हिलेगी। उसके आधार पर बताए गए हैं। जीवा के कितने पर, जीवा के कितने भागों के हिसाब से स्वर बांटे गए हैं? 3 के पास है, 3। कौन कौन से? एक अगर भाग, एक पसच भाग, मतलब मध्य मान लो, मध्य, और एक पसच। अगर में कौन कौन से आते हैं? ई ई ए और ऐ। मध्य में ओनली को क्या आता है? ए आता है। और पसच में क्या आता है? ए आ उ, दीर्घ उ, ऐ, ऐ नहीं सॉरी, ओ आता है, ओ आता है, ओ औ। ये कितने स्वर हो गए? ये देखो यहाँ पे दे रखी है, वहां पे नहीं दिख रहे आपको, तो ये देख लो। कौन कौन से हो गए? आ उ ओ औ। कितने हो गए? 5 स्वर हो गए। पच्चीस भाग से 25 स्वर कितने हो गए? स्वर हो गए 5। अब आगे अपन देखेंगे कि स्वरों के मुख द्वार, जैसे हमारा बोलते समय ये स्वर बोलेंगे ना, तो मुख कितना खुलता है? स्वर को कितने, देखो हिंदी में कितने भागों, कितने हमारे मुख के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया है? जीव के आधार पर बांटा गया है। यहाँ पे मात्रा मतलब समय के आधार पर बांटा गया है। कौन कितने कितने स्वर है? यहाँ जीवा के आधार पर बांटा गया है, कि जीवा बोलने से कहाँ कहाँ से हमारी जीव टकराती है, तो किस किस स्वर को जिस हिसाब से जीव टकराती है, उस हिसाब से स्वर को नाम दिया गया है। अब आगे क्या है कि अब
मुख द्वार मतलब हमारा मुंह कितना खुला रहता है उसके हिसाब से। और स्वर्त संवर्त लगभग मतलब पूरा बंद ही होता है। पूरा बंद मतलब मुंह से हम कौन सा स्वर बोल सकते हैं? संवर्त शब्द किसे स्वर किसे कहते हैं? संवर्त संवर्त स्वर किसे कहेंगे हम? उसे कहेंगे जैसे बोलते समय एकदम मुंह पूरा बंद ही हो, ज्यादा मुंह खुला ना हो। इसमें क्या होता है, मुंह सिले हुए एक बोरे के समान, जैसे सुई चुभने पर जो हमारी आवाज आती है ना, ई ऊ, बस इतना थोड़ा सा खुला होता है इसे। वे कौन से स्वर होते हैं? समर्थ स्वर होते हैं। समर्थ स्वर। और अर्ध स्वर में क्या होता है, इसमें आधा बंद होता है। अर्ध अर्ध आ रहा है, अर्ध का मतलब आधा, समर्थ मतलब आधा बंद। समर्थ का मतलब संवृत, संवृत मतलब पूरा ही बंद के समान, जिसे ध्वनि निकलेगी वहां पे कौन सी स्वर है? वहां पे है ई ई ऊ ऊ। देखो उदाहरण दे रखा है, जैसे सुई चुभने पर हमारी आवाज निकलती है ना, ई ऊ, हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे कोई हमें दर्द होता है तो हम ऐसे बोलते हैं ई ऊ, ऐसे बोलते हैं। तो अब इसी के बाद समर्थ में क्या हुआ? लगभग बंद। अर्ध स्वर में क्या है? आधा बंद। तो आधा बंद में कौन कौन सी स्वर होते हैं बोल के देखो, ए और ओ, इसमें लगभग आधा बंद ही होता है। फिर क्या है? और विवर्त, विवर्त में मतलब, विवर्त का मतलब होता है खुला हुआ। विवर्त का क्या मतलब होता है? खुलना। विवर्त का मतलब होता है खुलना। तो खुलना मतलब, अर्ध का मतलब आधा, आधा खुला हुआ। आधा खुला हुआ में कौन सा आता है? आधा खुला में ए ए ओ, ये स्वर तीन है, ये स्वर बोल के देखो। ये कौन से स्वर है? अर्ध विवर्त स्वर। एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन अर्ध। मान लो कि ये चारों स्वर देते और आप में से पूछ ले कि, ये मान लो कि आपको ये तीनों स्वर देते और ये बताते कि अर्ध स्वर, अर्ध विवर्त, विवर्त और अर्थ, इनमें से कौन से है। तो आपको ये ध्यान हो, पढ़ा हुआ याद होगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये स्वर है जो अर्ध विवर्त है। हमारे मुंह के हिसाब से ए ओ, इनमें लगभग आधा खुला रहता है ना मुंह बोलते समय। एक बार बोल के अपने आप से प्रैक्टिकल, लाइव प्रैक्टिकल मतलब खुद बोल के देखो, महसूस करो कि हम बोल के देख रहे हैं, तो याद आसानी से होगा। कौन कौन से स्वर है? ए आई ओ, ये कौन से है? अर्ध विवर्त। अर्ध विवर्त का मतलब, ये याद करो, विवर्त का मतलब क्या होता है? खुला हुआ। खुला हुआ में अर्ध विवर्त आधा खुला हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि विवर्त, विवर्त में मतलब पूरा खुला हुआ। पूरा खुला हुआ, पूरा खुला हुआ में कौन सा स्वर होता है? उसमें तो एक ही आएगा, आ, जोर से। डॉक्टर जब मुंह दिखाते हैं हम, अब डॉक्टर हमें पूछता है कि तुम आ करो, आ, तो आ में पूरा ही मुंह खुल जाता है ना, इसलिए विवर्त में एक ही स्वर है। कौन सा स्वर है? आ। देख लिया हमने, मतलब मुंह के आधार पर, मुख के द्वार के आधार पर स्वरों के भेद देखिए क्या क्या है। स्मृत, अर्ध स्मृत, स्मृत का मतलब होता है बंद और विवर्त का होता है खुला। तो इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं ये देख लिए। अब अपन आगे देखेंगे कि व्यंजन, स्वर तो देख लिए, कि जीवा के आधार पर देख लिए, मात्रा के आधार पर देख लिए। अब मुख द्वार जितना अपना खुला होता है उसके आधार पर कौन कौन से स्वर आते हैं। ठीक है। अब क्या है कि व्यंजन क्या, जो हमने पढ़े थे स्वर और व्यंजन, स्वर तो पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन में कितने बताए थे? 33 व्यंजन, जिसमें अलग अलग है, कोई स्पष्ट है, कोई उसमें है, कोई हर वर्ग में। अब देखो स्पर्श व्यंजनों की आवृत्ति हम पढ़ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन कितने बताए थे? 33। अब आप बोलोगे कि यहाँ तो 25 ही दिख रहे हैं। यहाँ पे 25 वो व्यंजन है जो स्पर्श व्यंजन, मतलब बोलते समय जिनका हमारी जीभ कहीं ना कहीं स्पर्श करेगी। बोलते समय क्या करेगी? और देखो यहाँ पे स्पर्श, स्पर्श व्यंजन का ही मतलब है कि जीवा है ना, जीवा, वो बोलते समय स्पर्श करेगी। कहीं भी की करो। अब जहां जहां करेगी ना, उसी के आधार पर हमारे स्वर व्यंजनों को बताया गया। अब कै, कै वर्ग कंठ है। अब ये कै वर्ग है पूरा का पूरा। हम बोलेंगे कै, खे, गे, घे, तो बोलते हैं तो हमारी ध्वनि कहां से निकल रही है? एक बार आप बोल के देखो, ध्वनि कहां से निकल रही है? कै से निकल रही है ना, कंठ से। खे बोलो, कंठ से ध्वनि निकल रही है, इसलिए इन व्यंजनों को क्या कहा गया है? कंठ है। और इन चय वाली में क्या है कि हमारी जीभ कहाँ टकरा रही है, कहाँ स्पर्श हो रही है। जब चय वाला वर्ग बोल रहे हैं, पूरी पूरी पूरे पांचों वर्ग बोल रहे हैं, तो हमारी जीभ कहाँ है? तालवे, तालवे से टकरा रही है ना, स्पर्श कर रही है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? तालव्य। और टय वाली से क्या? मूर्धन्य। जब मतलब जीभ टकरा के नीचे गिरती है, तो टय मूर्धन्य मतलब जीभ मुड़ती है। जब भी बोलते हैं टय, ठय, डे, तालवे से एकदम टकराती है और मुड़ती है, मुड़ के नीचे से झट से गिरती है, तो इसको क्या कहा गया है? मूर्धन्य। टय वर्ग कौन सा होता है? मूर्धन्य। तय, तय, तय बोलते हैं तो जीभ हमारी दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए इसको दंत्य कहा गया है। तय वर्ग पूरा का पूरा बोलेंगे ना, तो इसको जहां पे दांतों से स्पर्श होगी, दांतों से स्पर्श होगी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? दंत्य। और फिर पै, पै, बै, मैं, ये पूरा वर्ग बोलते हैं तो होठों से बोलते हैं हम। जीभ नहीं, इसमें जीभ का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वोष्ठ्य कहा गया है इसको। पै वर्ग को क्या गया है? वोष्ठ्य क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बोलते समय हमारे होठों से ही बोलते हैं। अब क्या है कि इन पांचों में से अनुनासिक है। अनुनासिक मतलब णे, ञ, णे, न, मैं, इनको पांचों को बोलते समय हम नाक का भी सहायता लेते हैं। क्या लेते हैं?
जीभ और नाक दोनों से बोलते हैं। यहाँ देखो अंतिम शब्द पंचम पंचमाक्षर है जो मुख और नाक दोनों से बोलते हैं, इसलिए इन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का मतलब ही होता है कि अनु मतलब मुंह और नासिक, मुंह और दो नाक दोनों से बोला जाता है, इसलिए इन पंचम अक्षर को क्या कहा गया है, अनुनासिक। ठीक है। अब ये स्पर्श तो पढ़ लिए, कितने हो गए स्पर्श व्यंजन, कितने हैं 25 है। कैसे कुल में पूरे पांचों वर्ग 25 है, पांचों में पांच पांच वर्ग है तो 25 25 है। ये 25 क्या है, स्पर्श व्यंजन। अब आगे 33 पढ़े थे, लेकिन इनको भी अलग अलग व्यंजनों को जिस अलग अलग बैठा गया है, जिस हिसाब से मतलब स्वर को बांटा गया था ना, दीर्घ मूल उनके हिसाब से, तो इनको भी अलग अलग बांटा गया है। ये स्पर्श है। और संयुक्त व्यंजन, अब आगे हम पढ़ेंगे चार संयुक्त व्यंजन होते हैं। चार क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं क्षय त्रय ज्ञ और जय श्रेय। क्षय शब्द ये वर्ण है, ये अकेला नहीं है, इसमें दो वर्णों का मेल है, क और श्रेय का। इन वर्णों के मेल से ये पूरा हुआ है, न कि एक अकेले से। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा गया है। संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से बना है, तो ये संयुक्त व्यंजन कहा गया है। इसी प्रकार ये तरह और जय, जय को जय और जय से बना है, इसलिए इसको ये कहा गया है। और शय और रे, इनको भी एक दूसरे से मेल करके मिलता है। मतलब सूत्र क्या है, सूत्र ट्रिक मान लो, पहले वर्ण स्वर रहित हलंत होना अनिवार्य है। मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो हमें ये पहचानने की ट्रिक है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये जो भी हम इस हमारा आंसर होगा वो इसके जो पहला होगा ना, पहले स्वर, पहले वर्ण का स्वर, वहां पे क्या होगा उसके नीचे। अब देखो कि मतलब संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए। अब व्यंजनों का क्या है, लुंठित पार्श्विक और उत्क्षिप्त के आधार पर भी है। लुंठित में रह, पार्श्विक में लय और इसमें लय। लय क्योंकि जब जीवा मुड़ती है तो वायु अगल बगल से वायु निकल जाती है। और लुंठित में रह बोलते हैं तो जीवा क्या होता है कि कंपन होता है। रह बोल के देखो एक बार, ठीक है ना। अब क्या है कि अंतस्थ और उष्म व्यंजन भी है। अंतस्थ व्यंजन किसे कहा गया है, यह रह लय, ये और वह को अर्धस्वर, अर्धस्वर इसलिए कहा जाता है, अर्धस्वर किसे कहते हैं, क्योंकि ये कभी तो व्यंजनों में गिना जाते हैं और कभी स्वरों में गिना जाते हैं, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। और फिर उसमें क्या होता है, स है, श है। इनके उच्चारण मुख से घर्षण निकलता, गर्म हवा निकलती है, इसको उष्म उष्मा निकलती है। मतलब जब भी हम बोलते हैं तो मुंह से स, इसलिए इनको क्या कहा गया है, गर्म हवा मतलब उष्मा निकलती है, इसलिए उष्म व्यंजन कहा गया है। काकल्य से है कंठ के द्वार से सीधे ही प्रयोग होती है। कहाँ से होती है, कंठ के द्वार से सीधे प्रयोग द्वारा उच्चारित हवा का तीर्थ संचार होता है, तो इसे काकल्य व्यंजन कहा गया है। काकल्य व्यंजन किसको कहा गया है। और उष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, स, श और स। इसलिए इसको घर्षण होता है, हवा निकलती है उष्मा, इसलिए इसको उष्म कहा गया है। अंतस्थ, इनमें यरेला को यंतस कहा गया है। तो ये देख लिया था, कंठे तालव्य मूर्धन्य दंते। कंठे में कौन कौन से क वर्ग है, ए आ ये कंठे होते हैं। तालव्य में कौन से है, ई और ट वर्ग ये होता है। और तय, प में प और उ मतलब जिस जिस वर्ण और स्वर को हम बोलेंगे हमारी जीवा के आधार पर है। जब बोलेंगे वो तो जहां से हमारी जीभ और वो मुख का हलचल होगी ना, उसी के आधार पर स्वरों और व्यंजनों को निर्धारित किया गया है। अब आगे क्या है कि अपवाद में अंग और अयोगवा, अयोगवा अयोगवा मतलब ये न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, ये स्वतंत्र है नहीं है, लेकिन व्यंजनों की तरह पूरी तरह आश्रित भी नहीं है, इसलिए इनको अयोगवा कहा गया है। और आगत वर्ण कौन से हैं, आगत वर्ण वो है, आगत वर्ण क्या है कि ये दूसरी मतलब देवनागरी की भाषा के नए होकर दूसरी भाषाओं से आए, विदेशी भाषाओं से आए हैं। इसके नीचे जय और फ है। अब ये बोले कि जय फ है तो हमारे देवनागरी लिपि में ये तो है, लेकिन इसके नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है ना, ये हमारी 10वीं शताब्दी के बाद ही हिंदी देवनागरी लिपि में स्वीकारा गया है, इसलिए ये अरबी भाषा के है। जो अरबी भाषा मतलब हमारी भाषा नहीं होकर के दूसरी भाषा से आए हैं, इसलिए इनको आगत वर्ण कहा गया है। अब हम देखेंगे लास्ट में कौन कौन से स्वर कितने, हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। 52 कौन कौन से, कि इन सबको मिला के 11 स्वर और 33 व्यंजन, ये तो हो गए 44। लेकिन जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो होती है 52। स्वर व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन अलग अलग के आधार पर बांटा गया है। तो 25 स्पर्श व्यंजन है, कैसे मैं तक वाले, ये भी हमने पढ़ लिए। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4, स, त्रय, जय और श्रेय। और उसमें कितने, उसमें स, श है, इनको क्यों बोलते थे, क्योंकि हम बोलते समय इसकी उष्मा निकलती थी। और अंतस्थ व्यंजन क्या है, यह रह लय वह। और उत्तरशिप्त है, योगा, ये सब कुछ मिला के कितने हो गए, 52 वर्ण हो गए। हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चन आए कुल वर्ण कितने हैं, 52। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो अगली क्लास में कमेंट करके जरूर बताना गाइस। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये सब कुछ पढ़ लिया है हमने। ओके, अगर समझ में न आए तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।